Hello students, welcome to your chemistry class. Today we will discuss about the subtopics of chapter number 2, structure of atoms. First of all, first topic, photoelectric effect. When radiation with certain minimum frequencies strike the surface of a metal, the electrons are ejected from the surface of the metal. This phenomena is known as photoelectric effect. स्टूडेंट, जब हम किसी मिनिमम फ्रिक्वेंसी की लाइट को किसी मेटल सरफेस पर डालते हैं तो उस मेटल सरफेस में से इलेक्ट्रॉन्स का जो इजेक्शंस होता है, यही फिनोमिना आपकी फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट कहलाती है। वो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट क्यों होते हैं? क्योंकि स्टूडेंट, जब हम किसी मिनिमम फ्रिक्वेंसी लाइट को मेटल सरफेस पर डालते हैं तो मेटल्स में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो उस लाइट को क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और एब्जॉर्ब करने के बाद उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज़ हो जाती है। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होने पर वो क्या करते हैं, उस मेटल सरफेस के एरिया को छोड़ने लगते हैं, और मेटल सरफेस के एरिया को वो जब छोड़ते हैं तो वो कहाँ जाते हैं, वो बाहर आ जाते हैं। यही फिनोमिना जो है वो आपकी फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट कहलाती है। और जो इलेक्ट्रॉन्स आपके इजेक्ट होते हैं वो आपके फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं। ठीक है, तो द इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड और कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, यहाँ पर एक डायग्राम है, ये आपका एक मेटल सरफेस है। ठीक है, यहाँ आपकी क्या है, इंसिडेंट लाइट है, यानी कि जो लाइट आपकी पड़ने वाली है, जिस लाइट को हम डाल रहे हैं, इसकी एक सर्टेन फ्रिक्वेंसी है। ठीक है, जब डालते हैं तो इसमें प्रेजेंट्स इलेक्ट्रॉन्स इसको एब्जॉर्ब करने लगते हैं और अपनी काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज़ कर देते हैं, और ये फिर मेटल सरफेस एरिया से बाहर आ जाते हैं। ठीक है, तब उन इलेक्ट्रॉन्स की जो आपकी एनर्जी होती है वो E=mc², या हम क्या देते हैं, K=12m²। ठीक है, हाफ mv²। ठीक है, तो K=12m², जो होती है वो उस इलेक्ट्रॉन्स की क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। ये आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ओके, तो ये पूरा जो है आपका टॉपिक्स कहलाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। नेक्स्ट आता है आपका ब्लैक बॉडी रेडिएशन। स्टूडेंट्स, ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होता है? जो बॉडी आपकी परफेक्ट एब्जॉर्बर और परफेक्ट एमिटेड होती है, ठीक है, उसी को हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहते हैं। ठीक है, इफ़ द सब्सटेंस बीइंग हीटेड इज़ ए ब्लैक बॉडी, यानी कि विच इज़ परफेक्ट एब्जॉर्बर एंड परफेक्ट रेडिएटर ऑफ एनर्जी, दैट इज़ विच कैन एमिट एंड एब्जॉर्ब ऑल फ्रिक्वेंसीज द रेडिएशन एमिटेड इज़ कॉल्ड ब्लैक बॉडी रेडिएशन। यानी कि जो ब्लैक बॉडी आपकी जितनी की जितनी रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगी, अगर वो उतने ही रेडिएशन को एमिट करती है तो वो आपकी परफेक्ट एब्जॉर्बर या परफेक्ट रेडिएटर कहलाती है, और उसी को हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन बोलते हैं। इसका एक एग्जांपल हम देखते हैं। व्हेन आयरन विच हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट इज़ heated, it first become red, then yellow, and finally begins to glow white, then blue light। ठीक है, जब हम किसी भी आयरन को, जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होता है आयरन का, हम उसको हीट करते हैं तो सबसे पहले वो कैसी होती है, रेड होती है, उसके बाद वो येलो होती है। ठीक है, और फाइनली फिर वो वाइट, और फिर वो ब्लू होने लगती है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि पहले उसने सारी की सारी एनर्जीज़ को क्या कर लिया है, एब्जॉर्ब कर लिया है, सारे की सारी रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लिया है, और फिर उसके बाद से वो धीरे धीरे उसको निकाल रही है। तो उसकी सबसे पहले वो रेड कलर में निकालती है, फिर वो येलो में निकालती है, फिर वो आपकी वाइट होती है, और फिर वो ब्लू होनी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो इसी से हमें पता चलता है कि आयरन इज़ ए परफेक्ट रेडिएटर, परफेक्ट एब्जॉर्बर एंड परफेक्ट एमिटर। ठीक है, रेड कलर लाइज इन द लोअर फ्रिक्वेंसी मैनर। ठीक है, ब्लू कलर लाइज इन द हाइयर फ्रिक्वेंसी मैनर। ठीक है, या हम रीज़न भी बोल सकते हैं इसको। नेक्स्ट है, द मिनिमम एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द लाइट इज़ कॉल्ड वर्क फंक्शन। ठीक है, जो आपकी, ठीक है, आपका द मिनिमम एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द लाइट इज़ कॉल्ड वर्क फंक्शन, यानी कि किसी भी, हम ये कह सकते हैं कि द मिनिमम फ्रिक्वेंसी इज़ रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द लाइट इज़ कॉल्ड वर्क फंक्शन। ठीक है, किसी भी लाइट को इजेक्ट होने को या लाइट को रेडिएट होने के लिए जो मिनिमम एनर्जी हमें रिक्वायरमेंट होती है वो उसका वर्क फंक्शन कहलाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है आपका
नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड मैग्नेटिक वेव थ्योरी। ठीक है, यानी कि ये है आपकी थ्योरी नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पर दी गई है। यानी कि कोई भी आपकी वेव होती है उसकी आपकी इलेक्ट्रो और मैग्नेटिक दोनों की दोनों नेचर्स होती हैं। ठीक है, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। ठीक, दिस थ्योरी वाज पुट जेम्स क्लार्क मैक्सवेल इन 1864। द मेन पॉइंट ऑफ दिस थ्योरी आर एज फॉलो। ठीक है, इस थ्योरी को 1864 में 1864 में जेम्स क्लार्क ने दिया था। ठीक है, इस थ्योरी के जो आपके डिफरेंट पोस्टुलेट हैं वो आपके ये हैं। फर्स्ट पोस्टुलेट आपका आता है द एनर्जी इज एमिटेड फ्रॉम एनी सोर्स कंटिन्यूसली इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन इज कॉल्ड रेडिएशन एनर्जी। ठीक है, इसमें का मतलब ये होता है कि जो एनर्जी होती है वो किसी भी सोर्स से लगातार रेडिएशन किसी फॉर्म में आपकी एमिट होती है। सेकेंड है द रेडिएशन कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेटेड परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जो आपकी रेडिएशन होती है उसकी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों की दोनों नेचर होती हैं, जो कि एक दूसरे के क्या होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं एंड बोथ परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ द रेडिएशन। ठीक है, जो आपकी प्रोपगेशन की यानी कि चलने वाली डायरेक्शन होती है उसके परपेंडिकुलर होती है। थर्ड है आपकी द रेडिएशन possesses wave character and travel with the velocity of light। ठीक है, यानी कि जो रेडिएशन है उसका वेव करेक्टर होता है और जिसकी वेलोसिटी जो है वो आपकी लाइट की वेलोसिटी के इक्वल होती है। और लाइट की वेलोसिटी कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट है आपका बिकॉज ऑफ द अबव करेक्टर द रेडिएशन आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, यानी कि अबव करेक्टर हमने कौन कौन से पढ़े, एक तो इलेक्ट्रो वाला था और एक मैग्नेटिक वाला था। इसी वजह से इसको हमने क्या कहा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहा। ठीक है स्टूडेंट, ये इसका एक डायग्राम है। इस डायग्राम में आपको देखना है कि ये आपकी डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है, ये वाली जो डायरेक्शन होती है इस टाइप की। ठीक है, यहाँ पर एक वेव है, इसमें आपका एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक आपका मैग्नेटिक फील्ड है। अब वाला आपका क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और नीचे वाला होता है आपका मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो ये क्या करती है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड में भी इसी तरह से मूव करती है और इसी के परपेंडिकुलर जो है वो ये कहाँ करती है, मैग्नेटिक फील्ड में मूव करती है। ठीक है, अब स्टूडेंट जब हम ये देखते हैं कि इसका वेविंग डायग्राम हम जब देखते हैं ये, तो इसमें हमें कुछ पॉइंट्स नज़र आते हैं, जैसे कि ये। ठीक है, तो ये क्या है कि ये जो ऊपर आपकी नोच जाती है ये वाली, ठीक है, ये होती है आपकी क्रस्ट। ओके, जो नीचे वाली होती है ये होती है आपकी टफ। ठीक है, तो ऊपर वाली एरिया को हम जो पीक लाइक स्ट्रक्चर होती है हम उसको क्रस्ट बोलते हैं, नीचे जो पीक लाइक स्ट्रक्चर जाती है हम उसको टफ बोलते हैं। ठीक है, जो आपकी लाइन होती है यानी कि लाइन ऑफ प्रोपगेशन होती है या डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन होती है, उस पॉइंट से लेकर जितनी डिस्टेंस आपकी क्रस्ट की होती है और जितने नीचे डिस्टेंस आपकी टफ की होती है हम उसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड यानी कि ए। ठीक है, उसके बाद ए दो क्रस्ट के और दो टफ के बीच की डिस्टेंस को हम बोलते हैं लैम्डा। ठीक है, यानी कि वेवलेंथ। अब हमें क्या करना है कि इनको वन बाय वन आपको डिफाइन करना है। फर्स्ट आता है आपका वेवलेंथ, द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कॉन्सिक्यूटिव क्रस्ट और टफ, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा। यानी कि दो क्रस्ट और टफ के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो आपकी लैम्डा होती है या वेवलेंथ होती है, हम इसे लैम्डा से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसको हम किस में मेज़र कर सकते हैं, हम इसको एंगस्ट्राम में मेज़र कर सकते हैं, मीटर में कर सकते हैं, नैनोमीटर में कर सकते हैं और पिकोमीटर में कर सकते हैं। ये इनका आपका कन्वर्जन है। 1 एंगस्ट्राम इक्वल होता है 10⁻10 मीटर के, और सेंटीमीटर की बात करते हैं तो 10⁻8 सेंटीमीटर के। 1 नैनोमीटर इक्वल होता है आपकी 10⁻9 मीटर के। ओके, नेक्स्ट है इसमें आपका फ्रिक्वेंसी, द नंबर ऑफ वेव पासिंग थ्रू ए पॉइंट इन 1 सेकेंड। ठीक है, एक सेकेंड में एक पॉइंट से जितनी आपकी वेव पासिंग होती है वो आपकी फ्रिक्वेंसी कहलाती है। इट इज़ डिनोटेड बाय न्यू, इसको हम न्यू से डिनोट करते हैं और इसकी जो यूनिट होती है वो हर्ट्ज होती है। यानी कि 1 हर्ट्ज इक्वल होता है 1 साइकिल अपॉन सेकेंड।
पर या पर सेकेंड हम इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट है आपका वेलोसिटी, द लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल बाय द वेव इन 1 सेकेंड। ठीक है, वेव द्वारा 1 सेकेंड में चली गई जो डिस्टेंस होती है वो आपकी वेलोसिटी होती है। इट इज़ डिनोटेड बाय सी, हम इसको सी से डिनोट करते हैं, एक्सप्रेस बाय मीटर पर सेकेंड, और मीटर पर सेकेंड में इसको एक्सप्रेस करते हैं। नेक्स्ट है एम्पलीट्यूड, द हाइट ऑफ क्रस्ट फॉर द डेप्थ ऑफ द टफ। ठीक है, क्रस्ट की हाइट और टफ की डेप्थ थ्रो ऑफ द टफ, इट इज़ डिनोटेड बाय ए। ठीक है, जो हमारा पॉइंट होता है या लाइन ऑफ परपेंडिकुलर होती है जिसको हम बोलते हैं, या डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन होती हैं, उस पॉइंट से लेकर जो आपके क्रस्ट की हाइट होती है और टफ की जो डेप्थ होती है हम उसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं। इसकी यूनिट आपकी क्या होती है? लेंथ होती है। वेव नंबर क्या है? इट इज़ डिनोटेड एज द नंबर ऑफ वेव प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर लेंथ। इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ वेव प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर लेंथ। 1 सेंटीमीटर लेंथ में जो भी आपकी नंबर ऑफ वेव्स होती हैं वो आपकी वेव नंबर होती है। इसको हम न्यू बार से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो यहाँ पर है इट विल बी इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ वेव लेंथ। ये वेव लेंथ की रेसिप्रोकल होती है, यानी कि म्यू बार इज इक्वल टू 1/λ, और इसकी यूनिट क्या होगी? लैम्डा के रेसिप्रोकल होगी। नेक्स्ट आता है रिलेशनशिप बिटवीन वेलोसिटी, वेव लेंथ, फ्रिक्वेंसीज ऑफ ए वेव। इन तीनों में क्या है, हमें रिलेशन देखना है। तो सी इज इक्वल टू होता है आपका न्यू इंटू लैम्डा, और न्यू इज इक्वल टू होता है आपका सी अपॉन लैम्डा। ये दो फॉर्मूले हैं, इन दोनों फॉर्मूले पर आपके न्यूमेरिकल आते हैं, इस पर भी आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी डी ब्रोगली इक्वेशन। स्टूडेंट, डी ब्रोगली इक्वेशन क्या है? डी ब्रोगली इक्वेशन ये बताती है कि किसी भी पार्टिकल्स की दो नेचर होती हैं, पार्टिकल्स की या फोटोन्स की। एक होती है आपकी पार्टिकल नेचर और एक होती है आपकी वेव नेचर। ओके, तो आइंस्टीन इन 1905 ही सजेस्टेड दैट लाइट हैव ड्यूअल नेचर, दैट इज़ वेव एज वेल एज पार्टिकल नेचर। ठीक है, कि वेव जो है किसी पार्टिकल्स की जो है वो आपकी, या जो लाइट हम जिसे कहते हैं, आइंस्टीन यानी कि लाइट की उन्होंने बताया था कि इसकी पार्टिकल्स और वेव दोनों की नेचर होती है लाइट, या हम इसको फोटोन्स भी बोल सकते हैं। फोटोन्स होता है बंडल ऑफ लाइट जिसे हम कहते हैं। ठीक है, तो लुइस डी ब्रोगली एडवांस द आइडिया that likes photons, the material particles such as electrons, protons, atoms, molecules, and pieces of chalk, a pieces of stone, or a wall also possess a dual character। ठीक है, यानी कि कोई भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल ले लो, वो आपका इलेक्ट्रॉन्स हो, प्रोटॉन्स हो, मॉलिक्यूल्स हो, एटम्स हो, या कोई चॉक पार्टिकल्स हो, उसकी दो नेचर्स होती हैं। इसी को हम ड्यूअल नेचर बोलते हैं। द वेव एसोसिएटेड विद पार्टिकल्स इज कॉल्ड मेटल वेव और डी ब्रोगली वेव। ठीक है, नेक्स्ट है द वेव लेंथ ऑफ ए वेव एसोसिएटेड विद एनी मटेरियल पार्टिकल। द वेव लेंथ ऑफ द wave associated with any materials particle was calculated with a photon as follow। कैसे? in case of photon it is assumed to have wave character so that its energy is given by E is equal to h nu। तब हम इसकी एनर्जी किससे दे सकते हैं? E is equal to h nu से दे सकते हैं। इसको हमने इक्वेशन बनवा लिया। वेयर न्यू क्या है? फ्रिक्वेंसी ऑफ वेव है, h क्या है? प्लैंक कांस्टेंट है। इफ़ द फोटोन इज़ सपोज टू हैव ए पार्टिकल नेचर, अभी तो हमने ये कहा कि फोटोन्स की नेचर कैसी होनी चाहिए? वेव होनी चाहिए। तो अगर वेव हम उसकी मानते हैं तो ई इज इक्वल टू एच न्यू उसकी नेचर है। ठीक है, अगर हम फोटोन्स को पार्टिकल नेचर मानते हैं, ठीक है, तो हम उसकी जो एनर्जी है वो हम दे सकते हैं, इट्स एनर्जी इज़ गिवन बाय ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। तो ई इज इक्वल टू एच न्यू के अकॉर्डिंग तो हम वेव नेचर मानते हैं, और ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर के अकॉर्डिंग हम पार्टिकल्स नेचर मानते हैं। ठीक है, जहाँ पर हमने ये कहा गया है कि वेयर एम इज इक्वल टू क्या है? मास ऑफ प्रोटॉन है, सी क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट है। अब इक्वेशन 1 और 2 दोनों को हम कंबाइन कर देते हैं, तो एच न्यू इज इक्वल टू होता है एम सी स्क्वायर, और न्यू इज इक्वल टू क्या होता है? सी अपॉन लैम्डा। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हमारा आता है एच इज इक्वल टू एच अपॉन एम सी। डी ब्रोगली पॉइंटेड आउट दैट अबव इक्वेशन इज एप्लीकेबल टू एनी मटेरियल पार्टिकल्स। डी ब्रोगली ये कहते हैं कि ये जो इक्वेशन है वो किसी भी पार्टिकल पर हमारी एप्लीकेबल है। ठीक है, इफ़
The mass of the photon is replaced by the mass of the material particles and the velocity c of the photon is replaced by the velocity v of the material particle. Thus for any particles we may write लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम बी। और स्टूडेंट एच अपॉन एम बी क्या होता है, ये होता है पी के इक्वल, तो लैम्डा इज इक्वल टू हो जाता है आपका एच अपॉन पी के। द अबव इक्वेशन इज कॉल्ड डी ब्रॉगली इक्वेशन। ओके, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका ज़्यादा कुछ नहीं है, शेप ऑफ ऑर्बिटल्स दे रखी हैं आपकी। एस शेप जो है वो होती है स्फेरिकल, ये पी है, पी एक्स, पी वाई और पी जेड, ये होती है आपकी डम्बल शेप। और जो आपकी डी वाली होती हैं वो होती हैं आपकी डबल डम्बल शेप। ठीक है, ये आपको शेप बनानी है, बस आपको शेप का ध्यान रखना है। एस वाली आपकी स्क्वायर वो स्फेयर होती है, पी वाली आपकी डम्बल होती है और आपकी डी वाली डबल डम्बल शेप होती है। नेक्स्ट है आपका रूल हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। स्टूडेंट हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में क्या है कि एक साइंटिस्ट थे हाइजेनबर्ग, उन्होंने ये सपोज किया था कि किसी भी पार्टिकल्स के लिए हम एक्यूरेट वेलोसिटी और एक्यूरेट पोजीशन, ठीक है, वो हम एक ही समय में कैलकुलेट नहीं कर सकते। अगर हम एक समय में पोजीशन उसकी हम बता सकते हैं तो हम उसकी वेलोसिटी नहीं बता सकते, और अगर हम वेलोसिटी बता सकते हैं तो हम उसकी पोजीशन में एक्यूरेसी या एक्यूरेट पोजीशन नहीं बता सकते, यानी कि एक टाइम पर हम कोई एक ही काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, इट स्टेट दैट इट इज़ इम्पॉसिबल टू मेजर सिमिल्टेनियसली द पोजीशन and the momentum of a small microscopic particles with absolute accuracy. ठीक है, if one of them is measured with great accuracy the other become less accurate। अगर हम एक में बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेसी दिखा रहे हैं तो दूसरी में एक्यूरेसी हम नहीं दिखा सकते। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि अगर पोजीशन में है कोई स्टूडेंट अपनी, तो हम उसकी वेलोसिटी नहीं कैलकुलेट कर सकते एक्यूरेट, और अगर उसकी वेलोसिटी हम करेंगे तो पोजीशन में नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला दिया गया है, इफ़ डेल्टा एक्स इज़ अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड डेल्टा पी अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम देन डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर इक्वल टू 4h अपॉन 4 पाई। जहाँ आपकी डेल्टा एक्स अनसर्टेनिटी इन पोजिशन है, डेल्टा पी अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम है, एच एफ का प्लैंक कांस्टेंट है। ठीक है, ये पूरा ही आपका कांस्टेंट होता है h अपॉन 4 पाई। ठीक है, अब आपको स्टूडेंट्स पता है कि p इजिकल टू क्या होता है एम बी, जहाँ हम मास तो चेंज नहीं कर सकते पार्टिकल्स का, लेकिन हाँ उसकी वेलोसिटी में ज़रूर चेंज आएगा। ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा वी ग्रेटर इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। ओके, तो यहीं तक आपका ये चैप्टर आपका फिनिश होता है। आपको इस चैप्टर में इतने ही टॉपिक्स करने हैं। ओके, thank you for watching।